हाँ जी, तभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सेकंड हमारा मेन टॉपिक क्या आता है, एटॉमिक मॉडल्स। तो उसके आगे 5 सब टॉपिक्स थे। तो फर्स्ट 2 हमने बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। अभी थर्ड सब टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और न्यूक्लियस, इसका मतलब है न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। क्लियर है? और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उनको हम साथ में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम, उसको हम बोलते हैं मास नंबर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। मतलब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ सब टॉपिक, आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। तो आइसोबार्स जो है आर द एटम्स विद द सेम नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक सेम मास नंबर। मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। कार्बन का 6 होता है और उसका कितना होता है, नाइट्रोजन का 7। तो पर कार्बन का आइसोटॉप्स होते हैं ना, उसमें कार्बन 12 भी होता है एटॉमिक मास और 14 भी होता है। तो 14 वाला लिया है और उधर दूसरी तरफ जो है मास कितना लिया है, नाइट्रोजन का आपको पता ही है कि 14 होता है ना। ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किनको बोलते हैं, जिनमें क्या है, मास नंबर तो सेम है। जैसे कार्बन 6 है ना, मास नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम है, बट क्या है उनका, मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन का 6 का, बट उनका मासेस अलग है। जैसे 12 14 है ना, 12 14 13 है ना ये। और ऐसे ही क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 17 है ना। तो इसके अगर आइसोटॉप्स की बात करूँ तो क्लोरीन 35 37 है ना। तो मास नंबर अलग है, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो दैट इज़ आइसोटॉप्स। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, जैसे अभी अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूँ तो आइसोटॉप्स में हाइड्रोजन क्या आ जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम है ना, और ये सब। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट इसका सब टॉपिक है, 5th वन इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, तो ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, जिसमें ये बताया कि चार्ज पार्टिकल जो है जब वो एक्सेलरेटेड करते हैं शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो है, ये नेचर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता फॉर प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज्ड। और इलेक्ट्रॉन जो है इन एन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन। तो एनर्जी जो कैरी की जाती है रेडिएशन के द्वारा कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन। और ऑर्बिट जो है विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। कैलकुलेशन ये शो करती है शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ एस टू स्पिरल इनटू द न्यूक्लियस। बट ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि दस द रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बस इसमें यही बताया गया है कि इसीलिए जो है रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक फिनिश होता है। मैं ये एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि मेनली क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक थ्योरी जो है मैक्सवेल की, उसमें चार्ज पार्टिकल जो है जब एक्सलेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करना चाहिए, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिट वो इमिट करेगा रेडिएशन को, तो एनर्जी जो कैरी की जाएगी रेडिएशन के द्वारा वो कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रॉनिक मोशन से आएगी। और ये जो ऑर्बिट है वो क्या कर जाएगी, लगातार विल कंटिन्यू टू श्रिंक। तो ये कैलकुलेशन ये शो कर रही इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ स्पिल इनटू द न्यूक्लियस। बट ये ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता स्टेबिलिटी ऑफ एटम को।